नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ये आज 12 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में किसी प्रकार के सुधार चाहते हैं और किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है। ठीक है। तो ये कहता है भी जैसे हमारा जो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशंस है, ठीक है, तो किस प्रकार से जो यानी जो इन चेंज इन वोमेन लाइफ, यानी कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये परिवर्तन आता जा रहा है। यानी जो जनसांख्यिकी हमारा लाभांश है, जो जनसंख्या से दिनों दिन हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है। और इसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, मगर किस प्रकार से इसने जो महिलाओं का जो रहन सहन है उसके अंदर भी इसने क्या किया है, परिवर्तन किया है। साथ ही साथ उनके लिए कौन से नए मुद्दे हैं जो इनके उभर कर सामने आए हैं। ठीक। पहले कहता है भी जो कल क्या था हमें पता है भी 11 जुलाई को क्या था, विश्व जनसंख्या दिवस था। कल भी हमने इससे संबंधित दो आर्टिकल देखे थे, एक द हिंदू का और दूसरा दैनिक जागरण का। ठीक है। दोनों के क्या थे, अलग पर्सपेक्टिव थे। आज इसमें थोड़ा अलग दिखाया गया है। तो कहता भी विश्व जनसंख्या दिवस पर यह देखने का भी समय है कि भारत की जो जनसांख्यिकी यात्रा है, यानी भारत की जो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बना है, इस यात्रा ने अपने नागरिकों विशेषकर कौन सी जो महिलाएं हैं उनके जीवन को कैसे इसने बदला है। ठीक है। तो क्योंकि भारत की जो यात्रा है अभी जो दिनों दिन के यानी हमने 1 करोड़ से लेकर के आज 140 करोड़ तक पहुंच गए हैं, तो इस यात्रा के अंदर जो महिलाएं हैं उनका योगदान, उन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े, इन सारे के बारे में इसमें क्या करनी है, हमें चर्चा करनी है। कहता है जैसे जैसे परिवार में बच्चों की संख्या कम होने लगी है, कम होने यानी पहले हम देखते थे परिवार की जो संख्या थी उसके अंदर बच्चों की संख्या क्या थी, यानी 2 से लेकर के यानी 9 तक हुआ करती थी, 9 बच्चे हुआ करते थे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ है, इनकी संख्या कम हुई है, जिसमें कम से कम हमने क्या देखा भी एक बेटे यानी एक जो मेल है या एक जो बेटा है उसको सुरक्षित करना हमने हमारे लिए क्या हो गया, अधिक कठिन हो गया है। ठीक है। तो पहले क्या थे भी हम जो ज़्यादा बच्चों की आकांक्षा रखते थे उसमें जो पुरुषों की जो संख्या थी वो ज़्यादा हो सकती थी, या हम मानते थे कम से कम एक पुरुष तो उसके अंतर्गत है हुआ ही करता था। मगर जैसे जैसे क्या हुआ भी बच्चों की संख्या, जैसे हमने कहा है भी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी रखी है यानी 2 बच्चे होने चाहिए, उसमें जो बच्चों की जो यानी जो लड़के की जो प्रत्याशा है वो दिनों दिन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया भी 4 बच्चों के साथ जो बेटा न होने की संभावना कितनी थी, 6% थी। यानी जब 4 बच्चे पैदा होते थे उसमें ये और हम उम्मीद लगाते थे भी कम से कम एक बच्चा तो पुरुष या लड़का हो गए। मगर जब ये क्या हो गई थी, 2 बच्चों तक सीमित हो गई थी, 4 बच्चों के स्थान पर हमने 2 बच्चों पर सीमित हो गई थी, तो यह बढ़कर कितनी हो गई थी, 25% हो गई थी। यानी यह संभावना भी बच्चा नहीं होगा, ये 25% संभावना बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो अबॉर्शन जैसी स्थिति थी उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है। अवैध प्रकार के अबॉर्शन होने लगे, महिलाओं की जो संख्या थी वो भी दिनों दिन इससे घटती हुई गई थी, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ा था। तो ये सारी की सारी जो कहीं कहीं समस्याएं हमारे सामने सामने आने लगी थी। आगे इसके अंदर बताता है भी भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण, ठीक है, में पाया गया है कि 85% कितनी, 85% महिलाएं उत्तरदाताओं को बुढ़ापे के समर्थन के लिए बेटों पर भरोसा करने में पक्ष में है। यानी ये जो सर्वेक्षण है भारतीय मानक सर्वेक्षण था उसमें कहा गया भी जो 100 में से 85 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने भविष्य के लिए बेटों को प्रेफर ज़्यादा करती है। यानी उनका मानना है भी जो बेटा होगा वही क्या करके उनके कहीं कहते हैं जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा या बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। ठीक है। कितनी, 85% महिलाओं की, जबकि जो 11% केवल और केवल 11% महिलाएं ऐसी है जो इस मुद्दे पर जो बेटियां होती हैं उनको भी क्या करती है, समर्थन करती है। ठीक है। इसलिए जो माता पिता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके परिवार में 1 या 2 बच्चे कम से कम क्या हो, बेटा हो, यानी 2 बच्चों में कम से कम एक तो उसके यहाँ बेटा हो, वे लैंगिक चयनात्मक गर्भपात यानी कहीं न कहीं जो हम कह सकते हो अबॉर्शन को क्या कहीं के क्या लेते थे, सहारा लेते थे। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो महिलाएं थी उनकी मृत्यु होने लगी थी और कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। और कुछ मामलों में जो बीमार बेटियों की भी इसके अंदर क्या की गई थी, उपेक्षा की गई थी। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कोई बीमार बेटियां थी तो उनकी उपेक्षा की गई, ये भी भविष्य के अंदर इनकी जैसे मृत्यु हो जाती है तो हमारी जो बच्चों की संख्या है वो कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। ठीक।
आगे कहता है जो प्रारंभिक मातृत्व क्या कहता है भी शायद यह बताता है कि कम प्रजनन क्षमता महिलाओं के लिए उच्च श्रम शक्ति और भागीदारी में तब्दील नहीं होती है। यानी तो भी हमें यह बताता है भी जो मातृत्व एक प्रकार की उनकी जो प्रजनन क्षमता हमारी जो कम होती है जो महिलाओं, जिसकी वजह से क्या होती है उनकी जो कामगारी जो उच्च शक्ति होती है वो भी क्या होती है उसके अंदर तब्दील नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें जब यानी जो बच्चे तो कम पैदा होते हैं मगर जो लड़कों की आकांक्षा होने की वजह से वह कार्य यानी श्रम बल के रूप में भी कार्य नहीं कर सकती है। फिर आगे उसके अंदर बताया गया भी 2011 की जनगणना से पता चलता है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के केवल 18 पुरुष ऐसे हैं जो विदुर है, मतलब जिनकी जो महिलाएं हैं उनका स्वर्गवास हो चुका है। केवल 60-65% अधिक केवल और केवल कितने 18% पुरुष ही हैं। जबकि अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वह संख्या कितनी है 55% है। और ये इस अधिक मृत्यु होने का कारण कहीं न कहीं ये अनिश्चित गर्भकाल है, उनके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना है। ठीक है, उन्हें यानी समाज के अंदर कहीं न कहीं एक प्रकार से जो समानता उनके अंदर नहीं दी जाती है, उनके संपत्ति का सुधार नहीं है। जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर क्या होती है पुरुषों पर डिपेंड होती है, चाहे वह अपने पति पर हो, पहले अपने पिता पर, फिर पति पर और फिर अपने बच्चों पर होती है। तो वह भी कहीं न कहीं इसके विधवा के कारण बनती है। ठीक है, साथ ही साथ विधवा महिलाओं में के लिए बचत संपत्ति तक पहुंच में क्या थी कमी होती है, जिसलिए वह क्या करती है अपने बच्चों और बेटों पर क्या होती है ज़्यादा निर्भरता होती है, जो हमने अभी देखा है। जिसमें बेटे को वह क्या देती है प्राथमिकता देती है। और कहीं न कहीं और ये इस प्रकार का जो सर्कल है वो दिनों दिन चलता रहता है, और ये सर्कल है इसको कभी ये खत्म नहीं होता है। ठीक, आगे इसके अंदर कहता है भी वर्तमान में जो इस प्रकार का हमारा जो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसके मापदंडों को बदलने में काफ़ी समय लग सकता है, जिससे इसलिए इसमें रोजगार और संपत्ति तक महिलाओं की जो पहुंच है उनको बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए उनको पर जो जिससे क्या होगा उनकी जो बेटों पर जो निर्भरता है वो क्या होगी कम होगी। ठीक है, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलने वाली जो लैंगिक भेदभाव है उस दुष्चक्र को भी हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है भी लैंगिक लाभांश का पूरी तरह से उपयोग किए बिना, किसका लैंगिक लाभांश मतलब यानी पुरुषों और महिलाओं का पूर्णतः उपयोग किए बिना हम जनसंख्या की लाभांश की अत्यधिक आशा प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी केवल और केवल हम कह सकते हैं भी महिलाओं को एक बहुत बड़ा तबका जो कि श्रम बल हमारे जो एक प्रकार से जो लाभांश के रूप में जिसका हम काम के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं, वह भी कहीं न कहीं इससे हम अर्थव्यवस्था को और मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जो महिला होती है वो बच्चों की देखभाल तक पहुँच में सुधार इससे प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, क्योंकि महिलाएं होती हैं वो बच्चों की देखभाल में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करती हैं। इसलिए जो जनसंख्या के लाभांश के लिए महिलाओं को शिक्षित सामाजिक आर्थिक भेदभाव, अर्थव्यवस्था में योगदान, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी, पोषण स्तर इत्यादि में सुधार करना भी आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, महिलाओं को जागरूक करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको संपत्ति के अंदर योगदान भी देना होगा, यानी आर्थिक रूप से भी उन्हें सक्षम करने की आवश्यकता है। आगे कहता है जो जनसांख्यिकी लाभांश में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए बच्चों की देखभाल के लिए इसके जो हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, कौन से जो आंगनवाड़ी केंद्र है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो जो बच्चे हैं उनकी जो परवरिश है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में हो जाएगी, जिसकी वजह से जो महिला होगी वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्यगत रूप से लाभांश के रूप में हमारे यहाँ कार्य करेगी। ठीक है, तो वह क्या पर अपने कार्य पर जा पाएंगे। ठीक, तो ये एक आर्टिकल था जो विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर आज लिखा गया था। कल भी हमने 2 आर्टिकल्स देखे थे जिसमें भी हमने महिलाओं के साथ जो भेदभाव था उसको देखा था। साथ ही साथ आज जो समान नागरिक सहायता की जो चर्चा चल रही है वो भी कहीं कहीं महिलाओं के लिए एक प्रकार से एक हम कह सकते हैं भी इसके समानता के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल कहता है भी सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिशियंस, क्लीन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल लिखा गया है अभी जो हमारे जो ज़्यादातर जो एमएलए हैं या ज़्यादा तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के कानूनों का निर्माण नहीं हो पाता है जो कि स्वच्छ कानून हो। वह कहीं न कहीं उन कानूनों के अंदर इस प्रकार के जो क्लॉज है या इस प्रकार के प्रावधान रखते हैं ताकि भविष्य के अंतर्गत उनको इन कानूनों की मदद से बचाव भी मिल पाए या उनको सजा न दी पाए। तो हमें स्वच्छ और क्लीन जो हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से
चरित्र के जो व्यक्ति हैं उनको चुनाव के अंदर यानी लेने की या लड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारी जो सोसाइटी है वह भी कहीं न कहीं क्या करती है, जो क्लीन जो चुनाव है उनसे लड़ने से संबंधित क्या करती है, भी लोगों को वोट देना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो कृत्य के जो व्यक्ति होते हैं उनके जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अधिक पैसा होता है। ठीक है, तो यही कारण होता है भी कहीं न कहीं ज़्यादा भी अच्छे चरित्र के व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। तो कहता है भी 4,004 मौजूदा विधायकों में से 1777 यानी 44% आपराधिक मामले उनके लिए यहाँ संलिप्त है, और वर्तमान में जो लोकसभा का कितना, जो 43% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। अगर हम 2004 की बात करें तो ये केवल और केवल कितना था, 22% था, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया, इसका दुगना हो गया है। तो हम देख सकते हैं भी ऐसे प्रतिनिधि जिनको जो कहें आपराधिक दृश्य के अंतर्गत कृत्य है, तो उसके अंतर्गत कितना बड़ी संख्या है। तो ये जो प्रतिनिधि कानून बनाते हैं तो वह कहीं न कहीं इस प्रकार के कानून का निर्माण करते हैं जिससे उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। आगे है कि अगर हम गहराई से देखें तो गंभीर आपराधिक मामलों को देखें जिसमें दोषी पाए जाने वाले 5 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है। तो ऐसे मामले जिसके अंदर अपहरण, ठीक, तो इस प्रकार के जैसे विधायक है तो उसमें कितनी संख्या, जिसके पास 5 साल, यानी जैसे अपहरण के मामले या फिर वो हम कह सकते हैं भी डकैती के मामले या फिर मर्डर तक के मामले या रेप जैसे मामले, इस प्रकार के मामले हैं जिनकी 5 साल से अधिक सज़ा हो सकती है। ऐसे विधायकों की संख्या कितनी है, 1136 है, जो कि 28% है। ठीक है, इसमें सबसे गंभीर मामलों वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे दिल्ली है उसमें 53%, बिहार के अंदर 59%, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के अंदर 4 यानी 39%, उत्तर प्रदेश के अंदर 38% ऐसे मामले हैं। इस प्रकार के विधायक है जो यहाँ से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और निर्वाचित महिलाओं की अगर बात करें तो विधायकों के अंदर इनका जो हिस्सा है वो केवल और केवल 9% है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो महिलाओं का योगदान है वो भी काफ़ी इसके अंतर्गत कम है। तो हमें देखना भी भारत में एक ऐसे प्रणाली का हमें विकास करने की आवश्यकता है जो कहीं न कहीं गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले, यानी जो निर्वाचन प्रतिनिधियों का इसके अंतर्गत क्या है, बड़ी ही संख्या इसके अंदर है, तो हमें काफ़ी सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। ऐसे लोगों में जीतने की जो संभावना होती है वो दूसरों की तुलना में भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वह चुनाव के अंदर अधिक पैसा खर्च करते हैं और कहीं न कहीं समय के चुनावी कानूनों का भी क्या करते हैं, वह एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक, क्योंकि वह वोट खरीद लेते हैं वो, या फिर वोटों के पैसे वगैरह देते हैं लोगों को, लोग लुभावन प्रकार के जो हम कह सकते हैं जो वादे करते हैं या उनसे लालच वगैरह देते हैं वोट प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो यही उस आर्टिकल के अंदर था भी कितना हमारे यानी जो लोकतंत्र है वह कितना कमज़ोर बना हुआ है। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षित और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भी ऐसे लोगों का चुनाव के अंदर आना जरूरी है जो कार्य करने में सक्षम हो या कार्य करने के लिए उन्हें दिया जाए। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो कहता है भी जो वही है हमारा समान नागरिक साहित्य पर जो हमारा आर्टिकल है। इसी प्रकार से एक आर्टिकल है जो कि हमारा दैनिक जागरण के अंदर है। बात दोनों के अंदर बराबर ही हो रही है, कोई ज़्यादा इसके अंदर विशेष बात नहीं है, नहीं कोई द हिंदू वाले में विशेष बात है, वही बातें हैं जो हमारी दैनिक जागरण वाले में कही गई हैं। तो सबसे पहला कहता है समतावादी होने का लक्ष्य रखने वाले समाज, किसा जो समतावादी यानी जो समानता रखने वाले जो समाज होते हैं वहाँ समाज में विभिन्न वर्गों के लिए जो भेदभावपूर्ण कानून क्या क्या करना है, उत्तरोत्तर को संशोधन करना होगा। यानी जहाँ पर भारत एक तरफ तो हम समतावादी यानी समानता की बात करते हैं और दूसरी ओर हमारे यहाँ भेदभावपूर्ण के कानून बनाए गए हैं, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने या गुजारा भत्ता या रख रखाव कवर करने वाले व्यक्तिगत कानून जो ब्रिटिश राज के कहीं के नकारात्मक विरासत के रूप में हमें मिली है, वो इस प्रकार के कानून में हमें सुधार करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कानून जो कि ब्रिटिश राज के कहीं कहीं एक प्रकार से जो लूप फोल था उसको अपना करके हम समतावादी समाज का विकास नहीं कर पाते हैं। फिर उसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है भी जो संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 44 है जिसके अंदर समान नागरिक सहायता की जो राज्य की जिम्मेवारी बताई गई है उसे लागू करने या उस पर कानून बनाने या संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, या संसद का ये काम है। और 2015 में सरकार को ऐसा करने का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, आग्रह भी किया था। ठीक,
और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, अभी जो पश्चिम के जो परिपक्व जो लोकतंत्र है, जिसका इसके अंदर कुछ जो एग्जाम्पल है, जिसके सॉरी इस आर्टिकल के अंदर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसके अंदर टर्की है या फिर अन्य जो राज्य हैं उनका एग्जाम्पल भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो उन राज्यों के अंदर भी हम देखते हैं भी जो सॉरी उनके अंदर क्या है भी जो कहीं के जो लोकतंत्र है वो क्या है, परिपक्व है। ठीक है, और कानून और नागरिकों के निजी जीवन और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की वे गारंटी भी देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जाति, पंथ, रंग और लिंग और सभी नागरिकों और प्रवासियों तक के लिए भी समान यानी सामान्य नागरिक आपराधिक हिंसा कानून उसके यानी जो यानी संहिता कानून बनाई गई है। तो इस प्रकार के जो कानून हैं, जो देश है जहाँ पर हम देखते हैं भी जो धर्म और उनकी स्वतंत्रता उनको दी गई है, फिर भी वह कह सकते हैं उनके जो कानून हैं, जो विवाह से संबंधित कानून है, तलाक से संबंधित कानून है, यानी हम कह सकते हैं जो गोद लेने से संबंधित कानून, तो इस प्रकार के जो कानून है वो क्या है, एक है। ठीक है, तो पश्चिमी देश से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, उसी के अंदर लगभग यही बातें की गई है, कुछ नया इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही कहता है भी जो समान नागरिक संहिता है वो क्या है, अभी यानी देश की आवश्यकता है। मगर इसके अंदर क्या है भी एक प्रचलित अर्थशास्त्री है जिसका नाम है प्रोफेसर अर्थम सेन। उन्होंने कहा है भी जो समान नागरिक संहिता से हम क्या कर नहीं कर सकते हैं भी, यानी कहेंगे जो लैंगिक यानी जो हम एक प्रकार से इतना विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यानी इससे क्या होगा, किसी प्रकार का हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी किया, तो उस पर इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इसमें कहा है भी जैसे भी जो परिवार है और समाज में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और जो बराबरी और भागीदारी देश की उन्नति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा उन अर्थशास्त्रियों से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। और इस प्रकार की समझ के बावजूद भी उन्होंने ऐसी टिप्पणी करना कहीं न कहीं क्या है, एक प्रकार से यानी एक हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं दबंग की स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, उन्होंने भी जो फ्रांस की जो समान नागरिक संहिता थी उससे यानी सीख लेते हुए भी कहीं न कहीं इसको यानी जो भारतीय संविधान के 44वें यानी राज्य के नीति निर्देशक दफ्तर के इसके अंदर डाला था। जबकि यानी फ्रांस के अंदर यह क्या है, यानी मूल कर्तव्य यानी जो मूल अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये भी कहीं न कहीं क्या है, एक है संविधान निर्माताओं का एक है हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से ये क्या है, ये एक प्रकार की एक है हम कह सकते हैं भी एक निर्णय था जो कहीं न कहीं गलत हम कह सकते हैं भी, या फिर ये हम कह सकते हैं भी कहीं न कहीं वो एक पूर्णतः उस पर लेके बहस किए बिना ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया एक निर्णय था। मगर अभी समय ऐसा आ गया है जिससे हमें क्या करना चाहिए, समान नागरिक संहिता को बनाकर रखनी चाहिए। इसका संबंध कहते हैं भी जो समान नागरिक संहिता है, इसका जो संबंध है वो आस्था के बजाय सामाजिक आर्थिक अधिकारों से अधिक है। तो जहाँ हम देखते हैं भी जो हमारे जो पर्सनल जो कानून है वो धर्म से संबंधित है या फिर हमारे पर्सनल वगैरह लॉ वगैरह हैं, तो उन्हें हम आस्था से हटा करके सामाजिक आर्थिक लाभ की तौर हमें देखना चाहिए। और कहीं न कहीं जो महिलाओं के जो वोट कहा गया है भी, जिसमें जैसे क्या कहते हैं जो राजनीतिक नेता है वो कैसे वोट प्राप्त करने के लिए जहाँ नागरिक सशक्तिकरण की जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो भी कहीं न कहीं एक प्रकार से उनकी यानी सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जबकि यानी स्पष्ट यानी निर्णय इनके फल से नहीं लिए जाते हैं। फिर आगे इसके अंतर्गत बताया गया भी जैसे तुर्की है, इसके बाद में जो टूनेशिया है, मध्य एशिया है, जो कि क्या है ज़्यादातर इस्लामिक राष्ट्र हैं, मगर फिर भी वहाँ पर शादी और तलाक या संपत्ति से संबंधित वही कानून अपनाए गए हैं जो कि यूरोप में कहाँ, जैसे अमेरिका है, यूरोप, जापान, चीन, कोरिया, मध्य एशिया, इन सभी जगह पर क्या है संपत्ति में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। जबकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में और जहाँ पर हम समानता की इतनी बात करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का कानून न होना कहीं न कहीं एक प्रकार से हमारे लिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ी एक प्रकार से हम कह सकते हैं दुविधा की बात हो सकती है। आगे इसके अंदर कहा भी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा भी जो ये बराबरी का न होने की वजह से विश्व बैंक ने कहा भी लगभग यानी जो विश्व को कहीं न कहीं काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान भी इससे हो रहा है। और अगर भारत के स्कोर की अगर हम बात करें तो वह यानी लगभग 50 से भी नीचा है, यानी जो भारत का जो स्थान है या उनका जो इसमें स्कोर है वो 50 से भी नीचा है। जिसका मुख्य कारण क्या है, विभिन्न निजी कानूनों जो कि संपत्ति के बंटवारे से लेकर विवाह, तलाक और पारिवारिक जिम्मेवारियों तक स्त्रियों की बराबरी के अधिकार को नहीं दिया जाना है। ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ स्त्रियों को पारिवारिक में बराबरी का हक न मिलने से बच्चों के कुपोषण, अशिक्षा, शोषण, आर्थिक पिछड़ेपन का भी इसका एक मुख्य कारण है।
और साथ साथ जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथा होती है उससे भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो महिलाओं को संपत्ति के अंदर बराबरी का जो यानी हम कह सकते हैं भी जो बराबरी दिया जाना या उसके भेदभावपूर्ण जो विचार है उसको समाप्त करना चाहिए। ठीक है, और कहीं न कहीं से संपत्ति में बराबरी नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं जो महिला होती है वो कर्ज जैसे या कारोबार खोलने से संबंधित और आत्मनिर्भर बनने के उनके अंदर क्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है, देखो जो मैकेजी की रिपोर्ट है जिसके अंदर क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है महिलाओं की भागीदारी नहीं होने की वजह से। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ पर हमें ये हम कह सकते हैं भी श्रम बल की आवश्यकता है, ऐसे के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी के लिए जल्द से जल्द समान नागरिक सहायता है उसको लागू करने की क्या है, आवश्यकता है। और ऐसे कानून बनाए जिससे कि धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के जो कानून हैं उनको भी किसी प्रकार का नुकसान न हो। ठीक है, तो इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल है अभी हाल ही के अंदर का, दिल्ली मेरठ के अंदर जो एक कार और एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर क्या था भी बस क्या थी, वह तो यानी रॉन्ग साइड से आ रही थी। तो रॉन्ग साइड से वह कम से कम 10 से 15 किलोमीटर उसने यहाँ से यात्रा कर ली थी। और इस क्षेत्र इतनी दूरी तय करने के लिए भी उसको किसी ने किसी भी प्रकार से उसको किसी ने रोका नहीं या किसी ने उसको ये बात कही नहीं, जिसकी हमें हानि पहुँचाई थी, जिसका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से 6 लोगों की क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इसी पर ये आर्टिकल है। तो इसमें कहता है भी जो एक आंकड़े के अनुसार बताता है, विदेश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। किसमें, यानी कितने, 1.5 लाख लोग। और वह बहुत बड़ी, हम देखते हैं नॉर्मल संख्या देखते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या है। लेकिन इसके बाद भी हम मार्ग जो दुर्घटना को रोकने के लिए जैसे जतन नहीं करते हैं जितने कि दिन जो कि हमारे लिए क्या है, अनिवार्य होते हैं। यानी अनिवार्य जो कानून बनाने की आवश्यकता है अभी इस प्रकार के हम कानून नहीं बनाने या ऐसे फैसले हम नहीं लेते हैं। साथ ही साथ अपने देश में देखते हैं भी हमारे यहाँ यातायात में पुलिस की भी क्या है, भारी कमी है। ठीक है, पुलिस की कमी होने की वजह से भी कहीं न कहीं जो लोग हैं वो इस प्रकार के जो गलत फैसले हैं या जो गलत रॉन्ग साइड से आते हैं या कानून का पालन नहीं करना है, इस प्रकार के निर्णय में यानी ले लेते हैं। लेकिन उन्हें दूर करने का काम प्राथमिकता से भी बाहर है, यानी सरकार भी इन पुलिसकर्मियों को भर्ती करने से संबंधित नहीं सोच रही है। जहाँ हम देखते हैं भी एक्सप्रेस, हाईवे इत्यादि पर यातायात पुलिसकर्मी होते हैं, वो भी क्या खाना पूर्ति के लिए होते हैं, वो भी कभी इस प्रकार के जो यातायात होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भी हल्के फुल्के हम कह सकते हैं भी जो भ्रष्टाचार के साथ वह इस प्रकार को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के जो कार्य है वो एक नाम मात्र का जो चालान होता है उसकी वजह से भी लोग कहीं न कहीं इसके प्रति ज़्यादा क्या होते हैं भी नाम मात्र का चुनाव है, जिस जो चालान होता है वह देकर वह छूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इस प्रकार के जो एक्सीडेंट की घटना है वो दिनों दिन क्या होती है, बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये जो हमारे जो इस प्रकार का जो कानून है उस पर लगाम लगानी चाहिए और हमें कठिन और भारी दंड लगाने चाहिए भी। इस प्रकार के अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो इस पर क्या है, भारी दंड लगाने की हमें क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ उस पर हमें आर्थिक दंड के साथ साथ एक प्रकार से देख सकते हैं भी जेल जैसी स्थिति भी हम या जेल जैसी की भी हम कह सकते हैं भी प्रावधान करने की भी आवश्यकता है, ताकि हम इस प्रकार की जो दुर्घटना है उसको कम कर सकें और पुलिस बल को ज़्यादा से ज़्यादा तैनात कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए हमें जो सीसीटीवी जैसी हमारी जो व्यवस्था है उसका हमें पालन करना चाहिए, ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नए नए कानून अपना करके हम इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। ठीक, तो एक छोटा सा ये आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल था वह कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे जो आंखें हैं उनको क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है, यानी अंधेपन होने का हमें खतरा हो रहा है। किसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो अभी ये सर्वे किया गया है टोरंटो के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है अभी जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमें अंधेपन का जो खतरा है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो व्यक्ति जो गर्म क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा रहते हैं उनके अंदर जो अंधेपन की जो खतरा है वो लगभग 50% अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा गर्म स्थानों पर रहते हैं वहाँ पर अंधेपन या नेत्र से संबंधित उनकी जो स्वास्थ्य सुविधा है या जो स्वास्थ्य जो समस्या है वो ज़्यादा प्रकट हो जाती है, वह बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ इसमें भी तापमान वृद्धि के साथ साथ
सूर्य से आने वाली जो हमारी जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो जिसके कारण जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर उनके संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से आंखों की जो सुरक्षा होती है वो कठिन होती है। ठीक है, और एक अनुमान के मुताबिक जो जो मोतिया बिंदु है उसका लगभग 20% मामले पराबैंगनी विकिरणों के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जब इस पर पराबैंगनी किरणों के समक्ष आते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे कहता है भी बढ़ते हुए तापमान के कारण आंखों को जो समायोजित करने की समस्या आ सकती है, यानी उनकी देखभाल भी सही नहीं हो पाती है। इससे आंखों का कार्य क्षमता घटती है और जिससे समय से पहले ही काम करना आंखें क्या कर देती है, बंद कर देती हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी जो समताप मंडल में निहित जो ओजोन परत है उसका भी दिनों दिन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जिसकी वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, जो कि कहीं कहीं व्यक्ति को स्पष्टतः यानी सीधा नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी कैंसर जैसी बीमारियां होती है उससे भी बढ़ावा मिलता है। फिर उसके अंदर कहता है भी जो पराबैंगनी किरणों के आने के कारण हमारी जो फसलें हैं उससे भी प्रभावित होती है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो भी क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन ए की जो कमी है वो दिनों बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमें पोषण स्तर पूरा न मिलने के वजह भी अंधेपन की जो स्थिति हमें बनी रहती है और आंखों में सूखापन दिनों दिन बढ़ता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से हमें अंधेपन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो जलवायु परिवर्तन का एक हम कह सकते हैं भी एक अलग पर्सपेक्टिव या अलग एंगल हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा भी हमारे जो हमें भी जो जलवायु परिवर्तन है उसको निपटने के लिए कम से कम हमें प्रदूषण करना होगा। जो हमें साथ ही साथ जो पराबैंगनी किरणों के अंदर जो वायु प्रदूषण की वृद्धि से आंखों की सुरक्षा को खतरा हो रहा है उससे भी हमें क्या करना, निपटाने के लिए वायु प्रदूषण को कम करना होगा। साथ ही साथ आंखों की प्रोटेक्शन के हमें निरंतर जिस प्रकार के जो ग्लासेस वगैरह है उनको रखने भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि जलवायु परिवर्तन पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ये स्वास्थ्य से संबंधित भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।